हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, आज की जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने एनालिसिस की है, मैंने जबरदस्त एनालिसिस की है। जो भी बच्चे दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, अगले ही महीने एग्जाम देने जा रहे हैं, सिलेबस 2022 के बच्चे, ठीक है, न्यू सिलेबस के बच्चे, उन लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन चीज की है। और वो क्या है, पिछले जो भी अभी तक एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ने पिछले जून में जो एग्जाम दिया, इसके अलावा एमटीपीज जो आए, उसके हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपके सामने मतलब सामने रख दिया है। और इसमें क्या होगा, इसमें आपको फायदा ये होगा कि अगर कोई बच्चा ये प्लान कर रहा है कि मैं आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है, मैं कैसे करूं तैयारी, क्योंकि मेरी तैयारी ढंग से हुई नहीं है, फिर भी वो अटेम्प्ट देना चाह रहा है, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट फिर भी अगर बच्चा अटेम्प्ट देना चाह रहा है तो वो बच्चा इस तरीके से प्लानिंग कर सकता है। ये 15-20 दिन 15 दिन रहेगा, ये मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन आप ऐसी प्लानिंग्स के लिए ये काम आ सकता है आप लोगों के लिए। ये एनालिसिस मैंने बनाई है दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए। आप लोग देख सकते हो डायरेक्ट टैक्स के और इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने 3 चीजें रखी हैं, आप चेक करो। मैंने रखा है MTP 1, MTP 2 और जून 2023 में जो एग्जाम आया, मैंने चैप्टर वाइज एनालिसिस कर दी है कि कौन से चैप्टर ज्यादा वेटेज क्या दे रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट की जो वेटेज है वो ऑन एन एवरेज 1 नंबर की वेटेज आ रही है। एक क्वेश्चन आना ही आना है इनकम टैक्स की, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स में। रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें, मेरे हिसाब से अगर मैं 14 नंबर का ये देखूं कि 8 नंबर का ये MTP 1 में आ चुका है, 0 नंबर का MTP 2 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, बट ये कह सकते हैं कि पूरे चांसेस है कि मुझे लगता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस में कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग ऑन एन एवरेज कह सकते हो कि 14 डिवाइडेड बाय 3, अगर मैं 3 पेपर से भी लूं तो देखो 6 नंबर की वेटेज मेरे को फिर भी लगती है, 5 से 6 नंबर, तो 6 नंबर की वेटेज इसको दे देते हैं। जबकि हो सकता है कि ये एक ही क्वेश्चन आए, हो सकता है कोई पार्ट्स में आए, लेट्स सी क्या होता है, बट अभी फिलहाल अगर हम लोग देखें तो ये 6 नंबर की वेटेज मेरे हिसाब से रखता है रेजिडेंशियल स्टेटस। एग्रीकल्चर इनकम, बच्चों मैं बड़ा हैरान हूं कि एग्रीकल्चर इनकम पे इंस्टीट्यूट बहुत ध्यान दे रहा है। तो एग्रीकल्चर इनकम की पे टैक्स जो लगाने की बात हो रही है कि एग्रीकल्चर इनकम को जो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड और वो सब करते हैं हम लोग, इसकी वेटेज भी बहुत अच्छी खासी दी है। छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, बट आप देखो पिछले एग्जाम में भी आ गया, फिर MTP में भी आ गया 2 में, MTP 1 में चाहे 1 नंबर का आया बट आ रहा है रेगुलर। तो मेरे को लगता है ये भी एक इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है मेरे हिसाब से, इसको भी जरूर करना चाहिए, ठीक है। एग्जेम्पशंस का चैप्टर जो है ना, उसको आप छोड़ भी जाओगे अगर, क्योंकि इस टाइम पर मैं ये बोल रहा हूं, वैसे तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि कोई भी चैप्टर छोड़ना चाहिए, बट अभी फिलहाल के लिए अगर आप एनालिसिस करो तो मेरे को दिख रहा है कि तीनों पेपर में नहीं डाला। उम्मीद यही है कि इस पेपर में भी ना डाले, और अगर डालेगा भी तो मुझे लगता है कि वो उससे रिलेटेड होगा जितना आप लोगों ने पहले भी एग्जामिशंस सैलरी के अंदर और जगह जगह आप एग्जामिशंस पढ़ते हो उसके अंदर कवर हो जाता है। सैलरी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कंफर्म इसके अंदर 7 से लेके 10 नंबर की वेटेज बनती है, यानी MCQs भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा 8 नंबर की वेटेज में सैलरी चैप्टर को देता हूं, मुझे लगता है कंफर्म एक क्वेश्चन आना ही आना है, विद वन ऑफ द MCQs आने ही आने हैं। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में भी मुझे गारंटीड लगती है कि हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन आना ही आना है। 8 नंबर की वेटेज मुझे इसमें भी लगती है, तो मैं इंक्लूडिंग MCQs की बात कर रहा हूं, आप लोगों के सामने मैंने वेटेज बनाई है, ठीक है, क्वेश्चन वाइज कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का था। तो 1 नंबर का ये MCQs वाले हैं, जो 7 और 8 नंबर के ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिस तरीके से आ रहे हैं। PGBP की बात करें तो MTP 1 में 8 नंबर की वेटेज दी गई। PGBP की बात करें MTP 2 के अंदर, अगर मैं फर्म्स को भी इंक्लूड कर लूं, फर्म्स का टॉपिक भी PGBP के अंदर इंक्लूड कर लूं, तो 15 नंबर की वेटेज इसके अंदर गई, और 9 नंबर की करीब वेटेज पिछले एग्जाम के अंदर आई। तो मुझे लगता है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। तो मैं कम से कम 10 नंबर की वेटेज इसको देना चाहूंगा कि मुझे लगता है PGBP आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो लो जी, आपके सामने है कैपिटल गेन्स की बात कर रहे हैं। कैपिटल गेन्स पिछले एग्जाम में नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा नहीं, क्योंकि MTP 1 MTP 2 में दिखाया, इसका मतलब है मुझे पूरे चांसेस लगते हैं कि इसके भी आने के पूरे चांसेस नजर आते हैं कैपिटल गेन के। बात करते हैं अदर सोर्सेज, तो यस, अदर सोर्सेज वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो मैं 6 नंबर की वेटेज इसको भी देता हूं, आएगा ही आएगा। दोस्तों अगर हम बात करें आगे के बचे हुए चैप्टर्स की, तो डिडक्शंस के चैप्टर की वेटेज मैंने कम देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले एग्जाम में जरूर आया 5 नंबर की वेटेज से, बट उसके बाद एक एक नंबर का एक MCQs पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग छोड़ के जाओ, बट 3 नंबर की वेटेज मैं इसको दे सकता हूं। आप लोग इंपॉर्टेंस देख सकते हो कि किसका क्या इंपॉर्टेंस है।
क्लबिंग ऑफ इनकम, देखो डिडक्शंस का टॉपिक ना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि डिडक्शंस के टॉपिक में ना बच्चे क्या करते हैं, जब डिडक्शंस करते हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आप टोटल इनकम निकाल रहे होते हैं वहां पर भी डिडक्शंस काम आता है, तो इसलिए डिडक्शंस करना ही पड़ेगा। और इसमें ना मेरी बात सुनो ध्यान से, एटीसी, एटीडी और एटीडीडी और एटीटीटीए, ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं बड़े जनरल हैं, ये जरूर कर लेना क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इसके ऊपर आने के चांसेस बहुत होते हैं। ये 4 भी सेक्शंस अगर आपने कर लिए, इनफैक्ट एटीडीडी भी छोड़ दो, ये एटीसी, एटीडी, एटीटीटीए भी किया हुआ है, और अगर एक एटीजी कर लो तो मजा आ जाएगा। ये 4 सेक्शंस भी अगर आपने कर लिए तो मेरे को ऐसे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी है, इतनी वेटेज ही आप लोग ये 4 सेक्शंस पर देख सकते हो। क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करें, क्लबिंग ऑफ इनकम की वेटेज कुछ खास नहीं दी, पिछले एग्जाम में 1 नंबर की वेटेज था, एक ही एमसीक्यू आया था। क्लबिंग ऑफ इनकम में एमटीपी 2 में कुछ अच्छा खासा पूछा गया है, 8 नंबर वेटेज में दे रहा हूं, और यहां पर बात की है 0 की, तो एमटीपी 1 में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो फिर भी अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा लगभग 3 से 4 नंबर की वेटेज मैं इसको बोलूंगा। चलो इसको 3 की जगह 4 नंबर कर देता हूं, ठीक है, 3 की जगह 4 नंबर कर देता हूं, तो मैं इस तरीके से वेटेज देना चाहूंगा, ज्यादा नहीं। हाँ जी, आगे बताओ। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर की बात करें तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में मुझे दिख रहा है कि पिछले एग्जाम में तो 1 ही नंबर का एक क्वेश्चन एमसीक्यू आया था, सिर्फ एमटीपी 1 के अंदर अच्छा खासा एक क्वेश्चन आ गया 7 नंबर का, और एमसीक्यूज भी आया था, तो इसकी भी वेटेज कोई खास तो नहीं, बट यस आना जरूर है दोस्तों, कंफर्म है कि आएगा, बट मैं कहूंगा 3 से 4 नंबर की तैयारी करके चलो इसके लिए, तो ये वेटेज इतनी रखता है। टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, ये एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि एमटीपी 1 में आया, एमटीपी 2 में नहीं आया, एमटीपी 2 में नहीं आया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं बार बार, ठीक है। 7 नंबर और 6 नंबर आप इसकी एवरेज लेकर चलो, मुझे ऐसे लगता है ये 5 नंबर की वेटेज के हिसाब से जरूर आएगा। देखो इसमें क्या करना है, सारा वही है, सारे चैप्टर्स आप पढ़ चुके होंगे, जो आप कर चुके होंगे, सारा अप्लाई करना होता है। टोटल इनकम निकाली, फिर टैक्स निकाला, तो सभी कुछ करना होगा बेसिकली इस पे। एडवांस टैक्स की बात करें तो आया ही नहीं है, बड़ी अजीब सी बात है, किसी भी टॉपिक में पिछले कोई भी पेपर में जो भी एमटीपीज हुए हैं, जो पिछला पेपर हुआ है उसमें एडवांस टैक्स के बारे में बात ही नहीं की गई है, तो इसके चांसेस 0 ही दिखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर आप छोड़ना ही चाहते हो तो आप इस ट्रेंड पे छोड़ सकते हो, ठीक है, बट जरूरी नहीं है ट्रेंड हमेशा हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी भी वो ट्रेंड चेंज कर सकता है, तो इसलिए वो मत सोचना। बट हाँ यस, ये किया जा सकता है कि अगर अभी आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप इस तरीके से वेटेज ले सकते हो। आप देखोगे पिछले पेपर में 4 नंबर का टीडीएस टीसीएस का आया था, एमसीक्यूज आया एमटीपी 2 में 1 नंबर का, और एमसीक्यू आया ही नहीं एमटीपी 1 में, तो मैं इसकी वेटेज भी कुछ खास नहीं देता हूं, 2 नंबर की वेटेज देता हूं। टीडीएस के लिए भी कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो सेक्शन 192 आप कर लो, 193 आप कर लो, 194 एक कर लो, 194A आप कर लो, ठीक है, 194C आप कर लो, कॉन्ट्रैक्टर वाली पेमेंट, 194J आप कर लो, 194H कर लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, तो ये आप कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या 2 नंबर के हिसाब से करें तो ये कर सकते हो आप, मोटे मोटे सेक्शंस। फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात करें तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी कोई खास नहीं आया, पिछले एग्जाम में 2 नंबर का ही आया, ठीक है, तो मैं इसकी वेटेज भी 1 नंबर की दे सकता हूं। पैन पे कोई इंफॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन नहीं आया, सेल्फ असेसमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो ये आपके सामने डीटी की एनालिसिस है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे चैलेंजिंग चैप्टर्स में तो ये ही मुझे ग्रुप दिख रहा है, यानी इंस्टीट्यूट का पूरा फोकस सेट ऑफ एंड ये पीजीबीपी, सैलरी, हाउस ऑफ बॉडी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, यानी 5 हेड्स के ऊपर है। ये 5 हेड्स करीब 40 नंबर की वेटेज रखेंगे भाई, ठीक है। ये 40 नंबर अगर ये 5 हेड्स कर लिए ना आप लोगों ने तो हो गया काम। क्या मेरी बात समझे? अदरवाइज आप प्लान कर सकते हो, आपको कौन सा चैप्टर नहीं आता, आपको कैसे छोड़ना है, तो उस बेसिस पर आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उस पे काफी ध्यान दिया गया है एमटीपीज के अंदर, जबकि पिछले एग्जाम में कोई आईडीटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। डीटी वर्सेस आईडीटी क्वेश्चन एमटीपी में दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं इसकी वेटेज 4 नंबर की दूंगा, मैं कुछ खास वेटेज दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल इंस्टीट्यूट ने एमटीपीज में दे दिया, मैं फिर भी इसको 100% गारंटी से नहीं बोल सकता कि इस बार आएगा एग्जाम में। 1-2 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी की अगर हम बात करें
7 और 6, मतलब अगर मैं पिछले एग्जाम की बात करूं तो 2 एमसीक्यूज और एक क्वेश्चन आया था, और 7 नंबर का एमटीपी 1 में आया, एमटीपी 2 में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसकी वेटेज इस हिसाब से भी कुछ खास नहीं करूंगा, बट यस, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी इंपॉर्टेंट तो है ही है। अगर हम लोग देखें लेवी एंड कलेक्शन, जिसके अंदर सप्लाई भी इंक्लूडेड है, टॉपिक कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई के ऊपर कई क्वेश्चंस मैंने देखे, तो अगर आप देखो तो एमटीपी 1 में सिर्फ एक ही नंबर का आया, एमटीपी 2 में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, एमटीपी 3 में पिछले एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन आए, तो इसकी वेटेज मैं इससे इन दोनों से ज्यादा देना चाहूंगा, इन दोनों चैप्टर से, तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, देखो वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बट पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट ने ज्यादा फोकस नहीं किया है इन चैप्टर पे। 7 और 7 नंबर के एमटीपीज में दिया, पिछले एग्जाम में सिर्फ एक एमसीक्यू आया टाइम ऑफ सप्लाई का, तो फिर भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसकी वेटेज 5 नंबर की लेकर चलो। आगे आ जाओ, आईटीसी चैप्टर जो है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीसी लगता है कि आना ही आना है, पिछले एग्जाम की बात भी करें और एमटीपीज की बात करें तो आया है। एमटीपी 1 के अंदर सिर्फ एक नंबर के एमसीक्यू आए हैं, बट एमटीपी 2 के अंदर 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुझे ऐसा लगता है आईटीसी आएगा, तो आप लोग इसको थोड़ा ज्यादा फोकस करना, 6 नंबर के हिसाब से आईटीसी चैप्टर को ज्यादा फोकस करना। जीएसटी लायबिलिटी की अगर हम बात करें, कंप्यूटेशन जिसमें जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ये क्वेश्चन एमटीपी 1 में आया और 6 नंबर का पिछले एग्जाम में भी आया, एमटीपी 2 में नहीं डाला, तो इसका मतलब ये है कि आ सकता है, तो मैं ये कहूंगा कि इसकी वेटेज भी लगभग 5 नंबर की मैं दूंगा। बट बच्चों 5 नंबर दे दिया ना वेटेज, इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। रजिस्ट्रेशन जो है, देखो बड़ा अजीब सा रह रहा है रजिस्ट्रेशन के अंदर, एमटीपीज में कोई खास पूछा नहीं गया, बट पिछले जून के एग्जाम में आया था, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि जून के एग्जाम में आया था तो दिसंबर में आना चाहिए, तो आ सकता है, इसलिए इसकी वेटेज मैं देना तो चाहूंगा 4 नंबर की, ठीक है, आएगा जरूर। टैक्स इनवॉइस ई वे बिल की बात करें तो एक क्वेश्चन की उम्मीद है, कोई हो सकता है एमसीक्यूज ही पूछ लिया जाए, तो मैं इसकी वेटेज 2 नंबर की दूंगा। रजिस्ट्रेशन टैक्स इनवॉइस के ऊपर 1 या 2 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, देखो पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है रिटर्न्स और पेमेंट ऑफ टैक्स में भी 1 या 2 नंबर के एमसीक्यूज ही पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको 1 या 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना। कॉम्पोजिशन स्कीम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के, 8 नंबर एमटीपी में, एमटीपी 1 में, 7 नंबर का एमटीपी 2 में, जून 23 में 2 नंबर का है, तो मुझे लगता है कॉम्पोजिशन स्कीम इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको अलग कर दिया है, ठीक है। आपके जो चैप्टर्स है ना इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट करके मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया था कि कॉम्पोजिशन स्कीम आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो उसके बारे में आप जज कर सको, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन स्कीम। आप इसकी अच्छी खासी वेटेज लेकर चलो अलग से, तो मुझे लगता है 5 से 6 नंबर का इसकी वेटेज मैं देना चाहता हूं। एग्जेम्पशंस जो है जिसमें सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, तो पिछले एग्जाम में तो आया था, बट एमटीपीज में कोई खास पूछा नहीं गया, 1 नंबर के एक एमसीक्यूज पूछे गए हैं, तो फिर भी मैं वेटेज देना चाहता हूं, 2 नंबर की वेटेज मैं इस चैप्टर को देना चाहता हूं, तो अगर आप छोड़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को छोड़ सकते हो। बेसिक्स एंड डेफिनेशंस की बात करें कस्टम ड्यूटी में, तो कस्टम ड्यूटी में बेसिक्स एंड डेफिनेशन अगर हम बात करें, देखो उम्मीद कम है, फिर भी आप मुझे पूछो कि सर वेटेज क्या देते हो, तो मैं कहूंगा 1 नंबर की वेटेज दूंगा। टाइप्स ऑफ ड्यूटीज की बात करें तो टाइप्स ऑफ ड्यूटीज की पे भी एक ही एमसीक्यू आने के चांस लगते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा पूछा जाएगा। वैल्यूएशन पे तो पूछा ही नहीं गया, तो उसको छोड़ ही दो, 0, ठीक है। वैल्यूएशन रूल्स पर कुछ पूछा ही नहीं गया, ना ही एमटीपीज में और ना ही पिछले एग्जाम में। अब बात करें अगर कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको करना ही करना है, आप लगा लो 8 नंबर का इसके हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन आना ही आना है, असेसेबल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं और ड्यूटी कैसे निकालते हैं, तो 8 नंबर का इसके लगा लो। अगर मैं जीएसटी की एनालिसिस करूं, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे नजर आ रहे हैं वो 5 नंबर वाले जितने भी चैप्टर हैं और 6 नंबर वाले जितने चैप्टर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा 8 नंबर के ये चैप्टर। अगर आप लोग स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए वो आपको दिख रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, कॉम्पोजिशन स्कीम इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी दिख रहा है, आईटीसी दिख रहा है, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई दिख रहा है, और मुझे लगता है सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे रहेंगे फेवरेट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके सामने मैंने मार्क करके दिए, और इनमें अच्छी खासी वेटेज है, तो इसका मतलब है अगर बच्चा ये ध्यान से पढ़ के चला जाए तो यस जीएसटी का वो अच्छा स्कोर कर सकता है, समझ गए बात। तो ये एनालिसिस क्या 100% करेक्ट रहेगी, मतलब मेरी तरफ से तो करेक्ट है, बट 100% से क्या ये काम करेगी? देखो ये उन बच्चों के लिए काम करेगी जो बच्चे आखिरी में तैयारी कर रहे हैं,
और रिवीजन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या रहेंगे, उसके लिए काम आ सकता है ये स्ट्रैटेजी कि रिवीजन हम लोग किस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि चैप्टर्स तो बहुत है, कोर्स बहुत सारा है और आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। ठीक है, डीटी आईडीटी होने की वजह से ना बहुत सारा कोर्स हो जाता है, इसलिए आपके लिए ये एनालिसिस बहुत काम आएगी। तो मैंने आईडीटी में मार्क कर दिया है, मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो दोबारा वीडियो को फिर से देखो। और आप लोग हेड्स की अगर हम बात करें तो हेड्स पर फोकस किया जाए। ठीक है, अगर आप लोग हेड्स नहीं कर सकते हो, नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस जैसा चैप्टर, एग्रीकल्चर इनकम जैसा चैप्टर, आसान चैप्टर्स हैं, इनको मत छोड़ना। ठीक है, एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को जरूर कर लेना, सेट ऑफ नहीं, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल को, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बट एक बात बताओ, अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस बहुत काम की है, ठीक है, तो आप लोग सिलेबस 2016 वाले बच्चे, जो बच्चे ओल्ड सिलेबस के हैं, अगर आपको लगता है कि आपके भी काम किए तो मैं आपके लिए भी ये एनालिसिस कर सकता हूं। बट मुझे उसके लिए आप लोगों से एक मैसेज चाहिए, कमेंट चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मैं आप लोगों के लिए भी बनाऊंगा दिसंबर के लिए। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट दोस्तों।